नमस्कार दोस्तों, प्लांटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्लांटिक्स की टीम आ चुकी है शाजापुर में। यहाँ के एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स आपको मिलाने वाले हैं। उम्र इनकी थोड़ी छोटी है लेकिन जानकारियों में काफ़ी ज़्यादा धनी है। पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई से लेके पूरे फार्मिंग की जर्नी स्टार्ट करी, कैसे ये आगे कर रहे हैं फार्मिंग। पूरी जानकारी इन्हीं के मुंह से होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक इसको शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा किसानों तक इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज पहुंच पाए। नमस्कार ईशान भाई, स्वागत है आपका। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे किसान साथियों को दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशान माथुर है। मैं शाजापुर से हूँ। मैंने स्कूलिंग अपनी केंद्रीय विद्यालय शाजापुर से करी है। उसके बाद मैंने बीटेक एंड एमबीए नारसी मुंशी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से करा है, मुंबई से। उसके बाद मैंने अपनी जॉब करी थी कोटक महिंद्रा बैंक में, हैदराबाद में। उसके बाद मैंने यहाँ अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करा है। 1 एकड़ में पपाया लगाया है। ये वेराइटी है रेड लेडी ताइवान F1 वेराइटी। तो ईशान भाई, थोड़ा सा जानकारी में पीछे चलते हैं। कौन से ईयर से अपन फार्मिंग में आए हैं? ये जो पूरा प्लांटेशन है ये हमने 25 मार्च 2025 में शुरू करा है। इसको आज 8 महीने होने वाले हैं। हार्वेस्टिंग चल रही है। और ईशान भाई ये बताइए कि जब नौकरी छोड़ी जी, क्या मेंटालिटी थी नौकरी छोड़ने में और कैसे फार्मिंग अट्रैक्ट करा आपको? फार्मिंग तो एक तरह से मेरा शुरुआत से एक इंटरेस्ट रहा था। बचपन से हम फार्म पे आते थे, थोड़ा सा अच्छा भी लगता था, पीसफुल लाइफ लगती थी। जब मैं जॉब में था तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं लगा था, तो एक माइंड में था कि कुछ अपना करना है। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे शाजापुर आता हूँ, कुछ ट्राई करता हूँ। तो फिर हमने सोचा कि ये ताइवान रेड लेडी का एक अच्छा वेराइटी है, इसको ट्राई करते हैं। और ये ट्रायल बेसिस पे मेरा पहला ही प्रोजेक्ट। तो पहला प्रोजेक्ट पपाया ही क्यों? आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हुए होंगे कि ये लगा लूं वो लगा लूं। पपीता में कैसे अपन अगर फ्रूट में जाएं तो पपाया एक ऐसा, ये जो वेराइटी है रेड लेडी, ये बहुत जल्दी अपना प्रोडक्शन शुरू कर देता है। 6 से 7 महीने में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो एक मुझे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा वेराइटी था ये। और ऊपर से मैंने अगर लर्निंग बेसिस पे अगर देखूं तो पपाया एक ऐसा क्रॉप है जो आपको बहुत 15 महीने का क्रॉप रहता है, 15 से 18 महीने का। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो एज अ फर्स्ट टाइम फार्मर मुझे लगा कि ये पपाया ऑप्ट करना चाहिए, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आगे मुझे जो भी करना है उसमें बहुत हेल्प करेगा मुझे। तो कौन से मंथ में लगाया था अपन ने? मार्च में लगाया मार्च में लगाया था है ना। और अभी ये 8 महीने की क्रॉप हो चुकी है और हार्वेस्टिंग होने चालू हो चुकी है। बिल्कुल। ईशान भाई, जानकारी और लेना चाहेंगे, किसान साथियों को बताते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं अभी तक आपने इस क्रॉप में? तो सबसे पहले तो ये जो क्रॉप है बहुत ही डेलिकेट रहता है। इसमें आप जैसे अगर आप स्प्रे शेड्यूल देखें, थोड़ा भी अगर अप एंड डाउन, कुछ ग्राम का भी अप एंड डाउन हो जाता है तो ये बहुत रिएक्ट करता है बहुत जल्दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। एर्गोनॉमिक्स से भी थोड़ा कंसल्ट करना पड़ता है इस क्रॉप में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस क्रॉप को आता है बारिश में। बारिश में अगर आपका प्लॉट में थोड़ा भी पानी भराया, 5 से 6 घंटे अगर पानी रह गया तो आपका पूरा क्रॉप बिगड़ सकता है। तो ये बहुत सब ट्रॉपिकल वेराइटी होता है ये। तो इसको थोड़ा सा रेन से आपको बचाना पड़ता है। तो आपको पूरा फ्लड जो भी आएगा आपके फार्म पे, वो कैसे निकल जाए पानी, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो उसके बाद अगर हम आए तो जो ठंड पड़ती है, तो ठंड में जब फ्रॉस्ट आता है सुबह सुबह जो आता है, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ही अगर इस पे ओस रहेगी तो फिर आपका जो पपाया का लीफ है वो थोड़ा सा सिकुड़ने लग जाएगा। तो उसके लिए आपको या तो फ्लड इरिगेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रात को थोड़ा सा धुआं करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है पपीता। और देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी में लेबर से लेके कोई चैलेंजेस इस तरीके के? डेफिनेटली लेबर चैलेंजेस वो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए मैंने 1 एकड़ से ही स्टार्ट करा, वरना मेरा प्लान तो 3-4 एकड़ का था। पर मुझे पता था कि लेबर शॉर्टेज बहुत रहता है, स्किल्ड लेबर नहीं मिलता है। तो फिर हमने थोड़ा धीरे धीरे समझ रहे हैं, पर लेबर शॉर्टेज तो बहुत रहता है और थोड़ा स्किल्ड लेबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ईशान भाई, पपीते की खेती में एक चीज और चलते हैं जानकारी पे कि किसान साथी कई जगहों से पपीते की खेती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कई बेल्ट हैं जहाँ पे पपीते की खेती काफी भारी मात्रा में किसान करते हैं। तो पपीते की खेती अगर कोई ऐसा नौजवान किसान हमें देख रहा हो जिसको अभी तक कोई आइडिया ना हो, उसको क्या बताना चाहोगे कैसे ये खेती स्टार्ट करे और कैसे उसमें आगे बढ़े? बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट है पपाया में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो किसी के प्लॉट में विजिट करें। मैंने भी 2-4 जगह विजिट करा है, उनसे थोड़ा कंसल्ट करा है, थोड़ा जाना है इसके बारे में, उसके बाद ही लगाया। एकदम से डिसीजन बना के नहीं लगाया मैंने। तो कोई भी अगर नया व्यक्ति लगा रहा है तो उसको अच्छी नर्सरी से पहले तो प्लांट परचेस करना चाहिए। अच्छी नर्सरी से क्वालिटी फर्टिलाइजर, क्वालिटी स्प्रे वगैरह सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये सब आपका मैनेजमेंट भी अच्छा है तो आप बिल्कुल सक्सेस रहेंगे इस पपाया में। कोई ऐसी ट्रिक्स, कोई ऐसी हिडन जानकारी जो किसान साथी इस वीडियो में पपीते से लेके जान सके? ऐसा हिडन सीक्रेट तो कुछ भी नहीं रहता। बस मेरा मेन ये मानना है कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। टाइम से काम होगा तो सब कुछ पपाया आपका बिल्कुल अच्छा ही प्रोडक्शन देगा। आप प्रॉब्लम आने का इंतजार करेंगे
और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो मुश्किल है। हम्म। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि किस मौसम में क्या हो सकता है, हम्म। उसका ध्यान दें, उसका स्प्रे, उसका फर्टिलाइजर, उसका अपना मैनेजमेंट पूरा रखें, तो आप इसमें जरूर सक्सेसफुल रहेंगे। तो ईशान भाई आगे चलते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स पे जंप करते हैं कि 1 एकड़ की लगाई है अपन ने, तो कितना खर्चा अपन को स्टार्टिंग में बैठ गया इसको पूरे फार्म को सेटअप करने में? तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक तो हमारा खर्चा 1.6 लाख का हो चुका है, जिसमें मेरे पास 2 महीने का रनवे भी है, जिसमें फर्टिलाइजर, स्प्रे सब कुछ आ चुका है। अगर एक एक चीज़ का देखें तो जो प्लांट पड़ता है वो 20 से 21 रुपये पड़ जाता है आपको आपके फार्म तक, डिलीवरी भी रहती है उसमें। हमने मल्चिंग भी लगाई है, डबल लाइन लेटरल ड्रिप लगाई है, तो थोड़ा हमारा खर्चा बढ़ गया था इसमें, कि हमको अराउंड 50,000 में पूरा पड़ा है, पाइप वगैरह और मल्चिंग ऊपर से 11,000 का पड़ा है। बाकी आप अगर फर्टिलाइजर देखें तो फर्टिलाइजर इसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर लगता है अच्छी क्वालिटी का, तो वो आपको 50 से 60,000 का पूरा साल भर का हो सकता है। स्प्रे का देखें, पेस्टिसाइड वगैरह का, फंजीसाइड का, तो उसमें वो रहता है कि वो तो सिचुएशन के ऊपर पड़ता है, पर मोटा मोटी 25 से 30,000 रुपये उसमें खर्चा हो रहा है। 1.5 लाख रुपए अपन आ गए। 1.5 लाख आ गए। फिर बाकी आप अभी तक हमारा लेबर देख लीजिए तो 15 से 20,000, क्योंकि इसमें हम हर्बिसाइड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। मुझे पावर वीडर की वजह से पूरा इसको वो टिल करता है पूरा 2 से 4 इंच, हर्बिसाइड स्प्रे नहीं हुआ? बिल्कुल भी हर्बिसाइड अभी तक स्प्रे नहीं हुआ है इसमें। बाकी लेबर आते हैं जो साइड में मल्चिंग के साइड में रहता है, वो खुद वो प्लग करते हैं, बाकी बीच में उसका पूरा पावर वीडर चलता है। ओके। तो एक वो थोड़ा कॉस्टिंग हमारा बढ़ जाता है, पर उसका रिजल्ट भी हमको दिखता है। अगर आप हर्बिसाइड डालेंगे तो थोड़ा सा उसका रेसिड्यू भी रहता है, आपका एक प्लांट में भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि इसका रूट्स पूरा यहाँ तक रहता है। रूट अगर थोड़ा भी अपटेक करेगा हर्बिसाइड तो वो आपका या तो फ्लावर ड्रॉपिंग होगा या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगी। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा रहता है। तो किसान साथियों, यहाँ हमने ईशान भाई से जाना कि कैसे 1 एकड़ की पपीते की खेती में आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें और क्या ऐसी कॉस्टिंग बैठती है। थोड़ा सा वीडियो में और आगे जंप करते हुए चलते हैं तो आपको अपडेट देते हैं कि क्या उत्पादन क्षमता इन्होंने यहाँ पे अपने फार्म पे देखी है, इन्होंने जहाँ जहाँ फार्म विजिट करा है क्या उनने उत्पादन वहाँ पे जाना है, इसके बारे में उनसे चर्चा कर लेते हैं। तो भैया क्या सीन रहा कि जब आपने अभी तक अपना क्या उत्पादन देखा है 8 महीने की क्रॉप में, और आपने जो दूसरे फार्मर्स विजिट करे थे वहाँ पे क्या आपने पोटेंशियल देखा इस क्रॉप का? बिल्कुल। तो अभी हमारा हार्वेस्टिंग कुछ 30-35 दिन हो गए हैं शुरुआत होते हुए। अभी तक हमको 9 टन मिल चुका है पूरा इसमें से। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो अधिकतर लोग बोलते हैं कि एवरेज 50 kg बैठ जाता है। अधिकतर कुछ लोग अगर मार्केटिंग करना है 50 kg पर पेड़। अच्छा। पर अगर कोई मार्केटिंग वाला है तो वो 100 kg भी बोलता है, पर मेरा एक एवरेज बैठा के रखा है कि मैंने 60 kg तो हो जाएगा, क्योंकि अभी की कंडीशन में देखें तो 60 kg निकल सकता है। हर प्लांट में नहीं निकलेगा, एवरेज निकलेगा। 1000 प्लांट लगाए हमने, 60 kg एवरेज पकड़ने की। किसी में 80 रहता है, किसी में 30-40 भी हो सकता है, और किसी में 100 किलो भी हो जाता है। तो ये एवरेज अगर आप देखें तो 60 kg हो सकता है। और आसपास का अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग तो थोड़ा अगर वो थोड़ा मार्केटिंग के हिसाब से तो वो 100-150 कुंटल बोलते हैं। वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर इस क्रॉप को आप 3 साल लेंगे तो शायद पॉसिबल हो सकता है इतना निकालना, पर फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको सीढ़ी से तोड़ना, उसका लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर उसका साइज भी छोटा होता है, साइज ऊपर जाके छोटा होता रहता है, तो उसका मार्केट भी नहीं मिलता आपको। तो वो अननेसेसरी मार्केटिंग गिमिक है। हम एवरेज पकड़ रहे हैं 65 kg पर प्लांट, और 1 एकड़ में अपने यहाँ पे 1000 पौधे लगाए, तो 65,000 किलो कहीं ना कहीं हमारा इसका उत्पादन हम एवरेज हम एस्टिमेट तो कर रहे हैं। क्या मार्केट प्राइस अभी हमने देखा है जब से अपनी हार्वेस्टिंग चालू हुई है? तो स्टार्टिंग में तो हमने 20 रुपए से दिया, 17 रुपए, फिर बीच में कभी 15 रुपए दिया, 13, 13.5 भी दिया। एवरेज अभी तक 15 का बैठ चुका है हमको अभी तक। 15 रुपए किलो का एवरेज बिल है ना? बिल। और कितना अभी तक हम उत्पादन ले चुके हैं? 9 टन ले चुके हैं। क्या एक्सपेक्टेड है हमें इसमें और लेने का? अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी तो वैसे रेट थोड़ा डाउन चल रहा है। जैसे आज की तुड़ाई भी 8 रुपए किलो जा रही है, एकदम से डाउन हो गया। ठंड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी है, पर इतना लोगों शायद फ्रूट खाते नहीं है ठंड में। पर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही जैन फेब खत्म होगा, थोड़ा सा ठंड हटेगी, तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। हमारा प्रोडक्शन तैयार है बिल्कुल, ऊपर तक देखेंगे तो आप हमारे को दिख ही रहा है। ये हमारा 4 महीने के बाद आने वाला है हार्वेस्ट, तो इसमें जो कमाई हमने अभी कुछ नहीं करी वो तो ऊपर 3-4 गुना निकलेगी उससे। पपीते की खेती आपके यहाँ पे होती है कि नहीं, ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे थोड़ी सी और जानकारी ईशान भाई के फादर से लेते हैं। काफ़ी फैमिली का एक सपोर्ट होता है जब भी खेती चालू करते हैं, क्या रहा था फादर के साइड से सपोर्ट, थोड़ा सा वो पहले बता दीजिए। तो पहले तो मुझे जब जॉब छोड़ना था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने घर में भी पूछा, तो पापा ने बोला कि नहीं, तुमको जो जम रहा है, तुम्हारी लाइफ है, तुमको अगर लग रहा है कि तुम खेती कर सकते हो, थोड़ा रिसर्च कर लिया है तुमने, तो बिल्कुल तुम जा सकते हो, हमारा तो पूरा सपोर्ट है। और यही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। मुझे पहले थोड़ा सा मैं डाइसी था कि अगर ये नहीं करा एकदम से, मतलब
अच्छी जॉब थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एमबीए करा हुआ है और एकदम से छोटे शहर में आके फार्मिंग कर रहा है। लोग जज बहुत करते हैं, अभी भी करते हैं, पर धीरे धीरे जैसे रिजल्ट दिख रहा है तो लोग समझ भी रहे कि हाँ ये फ्यूचर है। पर मेरे फादर और मेरी पूरी फैमिली, मम्मी पापा दादी सब, दीदी सब मेरे साथ इसमें सपोर्ट रहे। उनके सपोर्ट से ही ये आज अचीव कर पाया हूँ, वरना मैं अकेला अगर कोई मेरे को कंसल्ट नहीं करता, कोई भी मेरे को वो नहीं देता, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो एक फैमिली का सपोर्ट दोस्तों, अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट से इस वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नौकरी वगैरह छोड़ के खेती में आना है, तो फैमिली का अगर सपोर्ट ना रहे तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। थोड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि आप अकेले पड़ जाते हाँ हैं। जी। एक मेंटल सपोर्ट रहता है फैमिली के थ्रू, तो अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ईशान के फादर से थोड़ी जानकारियां लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका भी। एक अपना भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए किसान साथियों को। मेरा नाम प्रमोद कुमार माथुर है, मैं शाहजहाँपुर का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। धार डिस्ट्रिक्ट में कैसुर है, हाई सेकेंडरी में प्राचार्य हूँ। तो सर, ईशान ने जब नौकरी छोड़ने की बात करी, खेती की बात करी, पहला थॉट क्या आया वो बताइएगा आप मुझे। देखिए, मैंने तो इनसे बोल दिया था कि आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो बिल्कुल हम लोगों का सपोर्ट है। और मुझे लग रहा था कि ये मेहनत करेंगे, मेरी भी इच्छा थी खेती करने की, और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके कारण हम उस समय खेती नहीं कर पाए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ईशान ने अपनी पूरी मेहनत के कारण ये इतना डेवलप कर लिया। आज काफी सारे पेरेंट्स हैं जो खेती में जब बच्चा बात करता है तो शायद वो ये सोचते हैं कि या तो वीडियो से इन्फ्लुएंस हो गया है, या तो वो किसी को देख रहा है जिसको करने के लिए कर रहा है। तो आपका क्या संदेश रहेगा किसी पेरेंट्स के लिए जिनका बच्चा ऐसी बात करे कि मुझे नौकरी छोड़ के फार्मिंग करी, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे एज अ पेरेंट्स को? मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके पास जमीन है और पूंजी की पूरी व्यवस्था है और बच्चा इस लायक है, तो उसे बिल्कुल खेती कराना चाहिए। यूँ भी हमारे खेती का रकबा कम होता जा रहा है। शाहजहाँपुर में देख लीजिए तो हमारे आसपास सभी कॉलोनियाँ कट गई हैं, केवल हमारी ही 2-4 जगह लोगों की ज़मीन बची है। तो खेती करना एक बहुत अच्छी बात है और इससे निकट भविष्य में बहुत ही फायदा होने की उम्मीद लगती है मुझे। और जैसे आपने खेती देखी होगी पहले सर, आपकी इतना तजुर्बा रहा होगा, तो इस तरीके की मॉडर्न टेक्निक्स लाने वाले भी यही लोग हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स ला रहे हैं, जो यंगस्टर्स घुस रहे हैं, वरना पुराने किसान आज भी सारी टेक्निक्स पुरानी कर रहे हैं। इसका डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हम वो पुरानी पीढ़ी के हैं और पुराने ही खेती के में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये एक कहते हैं कि एक प्रकार का जुआ खेला है इन्होंने और सक्सेस रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों, ये थी शाहजहाँपुर से फादर सन डुओ और फैमिली की पूरी जानकारी, जहाँ से हमने आपको काफी अनफिल्टर्ड तरीके से बताने की कोशिश करी कि कैसे कोई भी व्यक्ति आज अगर खेती कर रहा है तो फैमिली का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है, और दूसरा उनकी खुद की मेहनत की दूसरी दात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेहनत ना रहे सारा काम आधा हो सकता है। थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए सर। थैंक यू सो मच ईशान।